नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में आगे पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लास्ट टॉपिक में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 एटमिक ऑर्बिटल्स आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं। ये 4 नए संकृत कक्षक s, px, py, pz के आपस में ऊर्जा के पुनर्वितरण करने से बनते हैं। sp3 संकरण की शेप में मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल होती है तथा एटम आपस में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। इन चारों संकृत कक्षकों के वेव फंक्शंस इस प्रकार होते हैं। ψ1 = a1 ψ2s प्लस b1 ψ2px प्लस c1 ψ2py प्लस d1 ψ2pz। ψ2 = a2 ψ2x प्लस b2 ψ2px प्लस c2 ψ2py प्लस d2 ψ2pz। ψ3 = a3 ψ2s प्लस b3 ψ2px प्लस c3 ψ2py प्लस d3 ψ2pz। ψ4 = a4 ψ2s प्लस b4 ψ2px प्लस c4 ψ2py प्लस d4 ψ2pz। यहाँ a, b, c, d मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स को प्रदर्शित करते हैं तथा ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को बताते हैं। चूँकि s ऑर्बिटल की चार्ज डेंसिटी चारों ऑर्बिटल पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं a1² = a2² a3² a4² 1/4। तो a1, a2, a3 की वैल्यू होगी 1/2। अब यदि हम कहें कि ψ1 x एक्सिस पर है तो ψ2px तथा ψ2pz का फलन ψ1 में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं c1 = d1 = 0। अब हम आगे चलें तो ψ1 का यदि हम नॉर्मलाइजेशन करें तो हमें प्राप्त होता है a1² प्लस b1² = 1। चूँकि a1 की वैल्यू है 1/2, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें b1 मिलेगा √3/2। अब आगे चूँकि ψ1 और ψ3 तथा ψ1 और ψ4 ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करने पर a1 a2 प्लस b1 b2 = 0, a1 a3 प्लस b1 b3 = 0, a1 a4 प्लस b1 b4 = 0। तो हम कह सकते हैं b2 = b3 = b4 = माइनस a1 a2 अपॉन में b1। तो इस तरह हमें b2 b3 b4 की वैल्यू प्राप्त होगी -1/2√3। अब चूँकि ψ2 xz प्लेन पर है तो py का ψ2 में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो हम कह सकते हैं c2 = 0। अब ψ2 वेव फंक्शन का यदि हम नॉर्मलाइजेशन करें तो हमें मिलता है a1² प्लस b2² प्लस d2² = 1। क्योंकि यहाँ c2 = 0 है तो हमने यहाँ इसको नहीं लिया है। अब हम a2 और b2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें d2 की वैल्यू प्राप्त होती है √2/3। अब हम आगे देखें, इसी तरह हम ψ2 और ψ3 तथा ψ2 और ψ4 में ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करें तो हमें मिलता है a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस d2 d3 = 0, a2 a4 प्लस b2 b4 प्लस d2 d4 = 0।
तो यहाँ D3 और D4 हमें प्राप्त होगा -A2A3 प्लस B2B3 अपॉन में D2 से, और इसकी ये इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करने पर हमें D3 और D4 की वैल्यू मिलती है -1/√6। अब Ψ3 पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यदि हम अप्लाई करें तो हमें मिलता है A3² प्लस B3² प्लस C3² प्लस D3² इज इक्वल टू 1। A, B और D की वैल्यू हम पुट करें तो चूँकि A इज इक्वल टू 1, A² की वैल्यू है 1/4, B3 की वैल्यू है B3² की वैल्यू है 1/12 और D3² की वैल्यू है 1/6। तो इन सभी की वैल्यू पुट करने पर हमें C3 प्राप्त होता है √1/2। इसी प्रकार Ψ4 में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें तो A4² प्लस B4² प्लस C4² प्लस D4² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ A4, B4 और D4 की वैल्यू पुट करें तो हमें C4 मिलता है 1/√2। इन सभी मिक्सिंग कोएफिशिएंट के मान Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4 वेव फंक्शन में रखें तो हमें चारों वेव फंक्शन का मान प्राप्त होगा। Ψ1 हमें प्राप्त होगा Ψ1 इज इक्वल टू 1/2 Ψ2s प्लस √3/2 Ψ2px। Ψ2 इज इक्वल टू हाफ Ψ2s माइनस 1/2 √3 Ψpx प्लस √2/3 Ψpz। Ψ3 हमें प्राप्त होगा 1/2 Ψ2s माइनस 1/2 √3 Ψ2px प्लस 1/√2 Ψ2py माइनस 1/√6 Ψ2pz। और Ψ4 हमें मिलेगा हाफ Ψ2s माइनस 1/2 √3 Ψ2px प्लस 1/√2 Ψ2py माइनस 1/√6 Ψ2pz। अभी कैलकुलेशन हमें बताती है कि इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है तथा ये शेप में टेट्राहेड्रल है। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल के 4 कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षकों में कोण की गणना। चूँकि हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसकी कैलकुलेशन हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू संकृत कक्षकों का S गुण अपॉन में 1 माइनस संकृत कक्षक का S गुण। अब हम इसको समझें। हम शुरुआत में लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर होता है हाफ, अर्थात 50% s करेक्टर पाया जाता है। तो अब हम s करेक्टर का परसेंटेज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें cos थीटा मिलेगा हाफ अपॉन माइनस हाफ अपॉन में 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू -1, जो कि बराबर होगा cos 180 डिग्री के। अर्थात हम कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर होता है 1/3%। तो cos थीटा में 1/3 वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है -1/2, और जो इक्वल होता है cos 120 डिग्री के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसी तरह हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें s करेक्टर होता है 25% या कहें 1/4 पार्ट। तो इस ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने पर हमें cos थीटा मिलता है -1/3, जो बराबर होता है cos 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम आगे चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वैलेंस बॉन्ड मॉडल। आप ये दोनों मॉडल पढ़ चुके हैं, तो उसमें सबसे पहले हम इन दोनों मॉडल में सिमिलरिटीज़ देखें तो दोनों ही थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं।
दोनों ही थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओवरलैपिंग के लिए एटमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री तथा एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों ही मॉडल ये बताते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बॉन्डेड एटमिक न्यूक्लियाई के बीच में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दोनों ही मॉडल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समान रूल काम में लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं जैसे ऑफबो थ्योरी, हुंड रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे हम कह सकते हैं कि दोनों ही थ्योरी अप्रॉक्सीमेट हैं। इसके अलावा इनमें डिसिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग दो एटम के वैलेंस शेल के दो एटमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जबकि वीबीटी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटमिक ऑर्बिटल का संयोग होगा और दोनों ही एटमिक ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पेस फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वीबीटी के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के पश्चात मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, जबकि एमओटी में आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है, अर्थात उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर किसी एक पर्टिकुलर एटम का अधिकार न होकर सभी एटम का समान रूप से अधिकार होता है, या कहें वो इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज रहता है, जबकि एटमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है। एमओटी में रेजोनेंस का कोई विशेष स्थान नहीं है, जबकि वीबीटी में रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह हम लास्ट में देखें तो वीबीटी में आयनिक स्टेप्स को नेग्लेक्ट माना गया है, जबकि एमओटी में इनको नेग्लेक्ट नहीं माना जाता। अतः हम कहें कि एमओटी एक साथ मॉलिक्यूल में उपस्थित कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों को समझा सकती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एमओटी को वीबीटी से सही परिणाम देती है, अर्थात इनमें आयनिक स्टेप्स का कोई विशेष महत्व नहीं होता। या हम कह सकते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आयनिक प्रॉपर्टी 0 होती है, लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में आयनिक प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कल हम इसमें असाइनमेंट देखेंगे। धन्यवाद।